जय हिंद। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पोर्टेंट कहिए एक विषय है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही कठोर संविधान को जो है रखा गया है, एक्सेप्ट किया गया है और हमारे देश का संविधान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, यानी कि सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का काम ही सुप्रीम कोर्ट करता है। कैसे करता है अब समझिए। जैसे संसद जो है कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस कानून को अमान्य करार दे सकता है किसी भी हालत में। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है आधिकारिक व्याख्या भी जो है संविधान की करता है। वो कैसे करता है, जैसे संविधान को लेकर कुछ मतभेद हो कि भाई संविधान की ये व्याख्या नहीं हो सकती, तो या फिर संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, तो उसकी आधिकारिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे देश में जो है एक संविधान संघीय शासन प्रणाली है और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। और इस शासन प्रणाली के तहत जो है संघीय सरकारों और राज्य सरकारों के बीच कुछ शक्ति विभाजन किया गया है और उस शक्ति विभाजन को कायम रखने का काम, उस शक्ति विभाजन को बनाए रखने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अभी संविधान जो है चाहे कितनी भी स्पष्ट व्याख्या कर ले कि शक्ति, राज्य सरकारों की शक्तियां अलग हैं और संघीय सरकारों की शक्तियां, उनकी पावर्स जो हैं अलग हैं और उनमें ये डिफरेंस है, लेकिन उससे कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि मतभेद तो तब भी बना रहता है। कुछ ना कुछ गतिरोध, उन बहुत से विषय ऐसे हो सकते हैं, मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर उनका गतिरोध आपस में बन जाए, तो उस गतिरोध को निपटाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, संविधान जो हम नागरिकों को प्रदान करता है, उनको भी बनाए रखने का काम करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? जैसे कोई भी सत्ता है या कोई भी पावर जो हमारे देश में पावर है, या पावर में जो लोग हैं, वो किसी भी तरीके से या कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी भी तरह से हनन करती है मौलिक अधिकारों का, या फिर स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का दखल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या तो उनके अधिकार छीन सकता है, उनको जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनको जो पावर दी गई है उनको वापस ले सकता है, उनके अधिकारों को छीन सकता है, या उनको नज़रबंद कर सकता है, या फिर कोई परम आदेश जारी कर सकता है। तो उसको जैसा भी उचित लगे उस समय के लिए, तो वो वैसा निर्णय ले सकता है। और इस प्रकार से इसी शक्ति की बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 28 जनवरी 1950 में। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 2 दिन बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। और इसका एक अन्य नाम है उच्चतम न्यायालय, ये भी याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक अध्ययन कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को समझना है तो उसको 2 भागों में जो है समझ सकते हैं। कैसे? एक तो संरचना उसकी कैसी है और दूसरा उसके कार्यक्षेत्र अधिकार क्या हैं, और इन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये मैंने एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो सके, और बाकी जैसा आपको उचित लगता है वैसे आप उसको समझ सकते हैं, पर आसानी ऐसे ही पड़ेगी, तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बना के जो है तैयार किया है। तो संरचना में जो है 10 भागों में संरचना को बांटा गया है। सबसे पहला भाग है न्यायाधीशों की संख्या। तो दोस्तों, न्यायाधीशों की जो संख्या है, सबसे पहले संविधान में एक व्यवस्था बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन सन 1960 में और 1977 में जो है इसमें वृद्धि की गई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 के तहत इनको बदला गया। क्या है वो? न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम, इसको नोट कर लीजिएगा। न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 के तहत इसमें फिर से वृद्धि की गई और क्या व्यवस्था बनाई गई कि एक मुख्य न्यायाधीश और
25 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है संतुष्टि नहीं, तो इसको फिर से वृद्धि करके जो अब वर्तमान में भी लागू है प्रक्रिया, वो क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में और 33 अन्य न्यायाधीश, और टोटल कितने हो गए? 34 न्यायाधीश। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पर तदर्श न्यायाधीश। तो दोस्तों तदर्श न्यायाधीश क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? तदर्श न्यायाधीश वो होते हैं जब जो हमारे अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालयों में जो भी केस जो है पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे बहुत से केस जो हैं 10 साल 15 साल 16 17 18 साल तक भी जो है पेंडिंग रहते हैं, तो उन केसों की सुनवाई के लिए, ताकि उन लोगों को भी न्याय मिल सके, तो एक तदर्श न्यायाधीश ये इनको नियुक्त किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं। और कैसे? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर। और ये जो तदर्श न्यायाधीश होता है, ये वही व्यक्ति बन सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो भी योग्यताएं एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए, वो योग्यताएं अगर उस व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति को तदर्श न्यायाधीश बनाया जा सकता है। फिर यहीं पर अगला इसका जो है पॉइंट है, अगला भाग है संवैधानिक पीठ का प्रबंधन। तो दोस्तों संवैधानिक पीठ क्या होती है? संवैधानिक पीठ वो है जिसके तहत ऐसे मुकदमों की जो कार्यवाही होती है, जो संवैधानिक विवाद जो होते हैं। संवैधानिक विवाद जैसे संविधान को लेकर कोई विवाद हो जाता है, या फिर संविधान में कुछ अधिकार जो दिए गए हैं और उन अधिकारों के ऊपर कोई विवाद चलता है कि कोई दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें ये अधिकार दिया गया है, और पहला पक्ष कह रहा है कि हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है, आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? संवैधानिक विवाद। और संवैधानिक विवादों का निवारण किस में किया जाता है? इस संवैधानिक पीठ के प्रबंधन में। और संवैधानिक पीठ के प्रबंधन में ये एक पॉइंट है कि मिनिमम 5 जजेस जो है होंगे, मिनिमम 5 होंगे, और इससे ज़्यादा भी जो है हो सकते हैं। और जो उचित प्रकरण होंगे, उन पर महत्वपूर्ण प्रकरण होंगे, उन पर जो है सुनवाई कर सकते हैं, उन पर फैसला ले सकते हैं। फिर इसका जो है अगला पॉइंट आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। वो क्या होती है? अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है? इनको नियुक्त कौन करता है? तो इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कैसे नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति जो है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से राय मशविरा लेंगे। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट में सबसे मुख्य जज जो होंगे, वो राय या मशविरा जो है राष्ट्रपति को देंगे। वो कब देंगे? अपने सुप्रीम कोर्ट में जो भी 4 वरिष्ठतम यानी कि सबसे बड़े दर्जे के न्यायाधीश होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और जब इन चारों की राय आपस में मिल जाएगी, और इन चारों की राय आपस में मिलने के साथ साथ ही मुख्य न्यायाधीश की राय से भी मेल खाए, यानी कि इन पांचों की राय आपस में मिल जाए, तो ये उसी के आधार पर राष्ट्रपति को अनुशंसा या राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति उस सलाह के तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। फिर आता है कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं। तो यहीं पर जो है न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वो मिनिमम मैक्सिमम जो है 4 योग्यताएं बताई गई हैं। पहला तो वो भारतीय नागरिक हो। दूसरा, उन्होंने जो भी न्यायाधीश बन रहा है वो कम से कम किसी भी एक हाई कोर्ट या 2 से ज़्यादा कोर्ट कोई सी भी हो सकती है हाई कोर्ट के अलावा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो 2 से ज़्यादा कोर्ट में रेगुलर कम से कम 5 सालों तक
जज के रूप में काम कर चुके हों, यानी कि न्यायाधीश के तौर पर जो है किसी भी हाई कोर्ट या दो से अधिक कोर्ट्स में रेगुलर मिनिमम 5 वर्षों तक काम कर चुके हों जज के रूप में। और तीसरी जो योग्यता है कि किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में रेगुलर कम से कम 10 वर्षों तक, मिनिमम 10 ईयर्स रेगुलर उन्होंने जो है एडवोकेट यानी कि वकील, अधिवक्ता का भी जो है तौर पर काम किया हो। और चौथा कि वो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञाता हों, यानी कि कानून के बारे में उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आता है कि कार्यकाल एवं महाभियोग। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों एक न्यायाधीश का? वो अपनी 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है, और अगर वो न्यायाधीश चाहे तो अपनी इस 65 वर्ष की आयु से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है अगर वो चाहे। और एक दूसरा तरीका होता है महाभियोग। महाभियोग क्या है? या तो उस न्यायाधीश को आपत्तिजनक व्यवहार करने वाला या अयोग्य साबित कर दिया जाता है और संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। कैसे? संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में की जो बैठक हो और उसमें मत देने वाले, जितने भी मत देने वाले हैं उसके 2/3 मत से, बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इनको आपत्तिजनक व्यवहार करने वाला या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब साबित कर दिया जाएगा। और इस आधार पर राष्ट्रपति को एक आदेश देना होगा और उस आदेश के तहत इस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया को जो है संसद के एक ही सत्र में किया जाना जरूरी है। और यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका यहाँ पर अवसर दिया जाता है। फिर यहीं पर आपसे अगला पॉइंट जो बनता है वेतन भत्ते एवं दूसरी सुविधाएं। तो वेतन भत्ता जो है इनको संसद द्वारा तय किया जाता है। जो भी संसद जो भी वेतन या भत्ता इनके लिए कानून यानी विधि द्वारा तय करे वो न्यायाधीशों को दिया जाता है। और न्यायाधीशों की एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, किया भी नहीं जाता है। और यहाँ पर भारत की संचित निधि द्वारा जो है वेतन और मासिक भत्ता इनको दिया जाता है। और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं उनमें से एक तो आवास, मासिक वेतन और यात्रा भत्ता, मनोरंजन भत्ता और स्टाफ की कार और भी अन्य सुविधाएं जो हैं यहाँ पर न्यायाधीशों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं जो ये पॉइंट है इनका जिक्र जो है यहाँ पर 125 अनुच्छेद में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 125 में। और जो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है इसका जिक्र है अनुच्छेद 124 में। फिर आता है कि अगला पॉइंट उन्मुक्तियाँ। तो उन्मुक्तियाँ का मतलब यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे तो वो आलोचना से मुक्त है, उसकी किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज कहने से मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उस पर संसद भी जो है कोई विचार नहीं कर सकता। केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के जो महाभियोग प्रस्ताव, ये जो कार्यकाल और महाभियोग मैंने बताया ना कि उनको पद से हटवाने के लिए संसद जो है इस प्रस्ताव के अलावा और किसी भी जज के किसी भी जजमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे उस पर किसी भी तरह का विचार नहीं कर सकता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी
संसद भी जो है बाध्य है। फिर अगला पॉइंट बनता है यहाँ पर न्यायालय का मुख्य स्थान। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य स्थान है वो दिल्ली है, और इसके अलावा अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की जो है बैठकें बुला सकता है, पर उसको एक अनुमति लेनी होगी राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तो उसकी बैठकें दिल्ली के अलावा और कहीं भी जो है लगाई जा सकती हैं, बुलाई जा सकती हैं। और अब तक जो है हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में 2 जगह ये बैठकें हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली के अलावा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। तो प्रतिबंध यहाँ पर यह है न्यायाधीशों पर, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाए, अपने पद से हट जाए, रिटायर्ड हो जाए, तो वो न्यायाधीश किसी भी कोर्ट में, किसी भी भारत की किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकता, ना ही किसी अधिकारी के समक्ष जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। अधिवक्ता का काम वो नहीं कर सकते एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड होने के बाद। फिर समझिएगा यहाँ पर कार्य क्षेत्र अधिकार, और इन कार्य क्षेत्र अधिकारों को पूरे 8 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर पहला भाग जो है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एकमात्र क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। और दूसरा भाग जो है अपीलीय अधिकार, इसको भी 4 भागों में बांटा है, संवैधानिक अपीलीय अधिकार और दीवानी अपीलीय अधिकार, फौजदारी अपीलीय अधिकार और विशिष्ट अपीलीय अधिकार। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं, इनको भी समझते हैं। अब कुछ अधिकार ऐसे कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिन विवादों का जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। उन सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अधिकार है कि वो उन विवादों का निर्णय करे। इनके सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट इन मामलों का निर्णय या इन मामलों का समाधान नहीं कर सकता। जैसे बहुत से हमारे देश में कभी कभी क्या होता है कि राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, या भारत सरकार और संघीय राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य हों, उनके बीच कोई कानूनन ऐसा गतिरोध पैदा हो, तो इन सब विवादों का जो निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसका प्रारंभिक और एकमात्र अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, तो इसको इसीलिए प्रारंभिक एकमात्र क्षेत्राधिकार कहा गया है। फिर दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या है? जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मौलिक अधिकारों के जो विवाद होते हैं, मौलिक अधिकारों को लेकर, जैसे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उन संवैधानिक मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है, कोई भी ऐसा विवाद है या कोई भी ऐसा मुकदमा है, तो उनको इसके लिए जो है हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उसको भी ये अधिकार प्रदान किया गया है। या तो ये जो संविधान के मौलिक अधिकारों के हनन के जो मामले हैं, इनको या तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी इन मुकदमों को दायर किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ? समवर्ती क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब यहीं पर अगला है कि अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार को जो जैसे 4 भागों में बांटा है, तो इसमें सबसे पहला है संवैधानिक विवाद। सबसे पहले समझिए अपीलीय अधिकार होता क्या है। अपील क्या होती है? जैसे आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई भी निर्णय दे दिया गया और आप उस निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और आप उसके लिए अपील कर सकते हैं ऊपर वाले कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में। वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद पूरे देश में आप इससे ऊपर कोई अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो फाइनल होता है। तो संवैधानिक अपीलीय अधिकार क्या होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि संवैधानिक पीठ के प्रबंधन में संवैधानिक मुद्दे होते हैं, कुछ संवैधानिक विवाद हो जाते हैं, जैसे कि संविधान की व्याख्याएं होती हैं। तो संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों पर ही जो है विवाद होते हैं, लोग आपस में झगड़ जाते हैं, या संविधान पर कोई भी विवाद हो जाता है। तो उस संवैधानिक विवाद में अगर हाई कोर्ट कोई फैसला देता है और उस फैसले से जो है कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो कब करेगा? अगर हाई कोर्ट साबित कर दे कि हाँ, उस विवाद में या उस विषय में
संविधान का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, यानी कि संवैधानिक कोई भी ऐसा प्रश्न है संविधान से रिलेटेड जो उस विवाद में जिसे के ऊपर जो है वो विवाद हुआ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी ऐसा अधिकार देता है कि अपील आप कर सकते हैं वहाँ पर। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी लगे कि हाँ उसमें संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न अंतर्निहित है, तो ये अधिकार, इस अधिकार के तहत जो है अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है दीवानी अपीली अधिकार। दीवानी अपीली अधिकार क्या है? जो भी सिविल के मुद्दे होते हैं, सिविल समझते हैं ना, तो सिविल के जो भी मुद्दे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीवानी अपीली अधिकार। और इसमें भी यही है, आप एक कोर्ट से जो है, एक कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं तो ऊपर वाले कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर अगला आता है कि फौजदारी अपीली अधिकार। तो फौजदारी अपीली अधिकार में समझिए क्या होता है, कोई भी हाई कोर्ट का मुद्दा जो हाई कोर्ट में हल ना हो, या हाई कोर्ट मान ले कि हाँ मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लायक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये भी एक फौजदारी का हिस्सा हुआ। और दूसरा कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, और हाई कोर्ट क्या करता है, उस मुद्दे को अपने यहाँ ओपन करता है, और जो अभियुक्त था वहाँ पर इस मुद्दे से रिलेटेड जो भी व्यक्ति था उसको मौत की सजा या मृत्युदंड दे देता है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील, फौजदारी के तहत अपील कर सकता है। या फिर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है और हाई कोर्ट अपने यहाँ उस मुकदमे को ले और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है फौजदारी अपील के तहत। फिर अगला पॉइंट आता है कि विशिष्ट अपीली अधिकार। अब विशिष्ट अपीली अधिकार ये होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना ही जरूरी होता है, कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो मैटर सुलझेगा ही नहीं, तो वो ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनको वो आते हैं विशिष्ट अपीली अधिकार के अंतर्गत। और इस विशिष्ट अपीली अधिकार के अंतर्गत उन मुकदमों को लेकर अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और यहीं पर जो है अगला पॉइंट आता है कि अपील हेतु आज्ञा देने का अधिकार किसके पास है? तो अपील हेतु आज्ञा देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। किसी भी मैटर में या किसी भी मुद्दे में, किसी भी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त देता है कि किसी भी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी जो हाई कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या खुद ऐसा अधिकार देता है। और यहीं पर जो है अपीली अधिकार और अपील हेतु आज्ञा देने के अधिकार में जो है मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। मिलिट्री कोर्ट भैया ये नहीं है कि आप मिलिट्री कोर्ट में आपका कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ और आप आके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट जो है मिलिट्री के लिए है, और ये सब जो कोर्ट बाहर वाली कोर्ट हैं ये देश के नागरिकों के लिए है। मिलिट्री का कोई मुद्दा है तो वो मिलिट्री कोर्ट में सॉल्व होगा, और बाहर का कोई मुद्दा है तो इन बाहर के कोर्ट में सॉल्व होगा। इनमें मिलिट्री कोर्ट का कोई भी लेन देन या कोई भी विषय वस्तु यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट की नहीं है। फिर आता है पुनर्विचार विषयक क्षेत्राधिकार। तो संविधान जो है, संविधान के तहत एक सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि वो अपने ही फैसले पर दोबारा विचार भी कर सकता है, या फिर उसमें कुछ ज़रूरी बदलाव हो तो वो बदलाव भी कर सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनके फैसले में कुछ त्रुटि है या कुछ भी दिक्कत है, तो वो उस फैसले को बदल सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। या फिर अगर उस केस से संबंधित कोई नए सबूत, नए गवाह सामने आते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने विचार पर पुनर्विचार कर सकता है। फिर आता है परामर्श विषयक क्षेत्राधिकार। परामर्श विषयक क्षेत्राधिकार ये है, ये संविधान ने ही जो है, संविधान ही सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को भी परामर्श भी दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति ने एक बार, अब राष्ट्रपति को कोई परामर्श देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, अब तो ये कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से अगर उसको कोई भी परामर्श देना है राष्ट्रपति को तो वो दे सकता है, और अगर उसको लगता है कि उसको नहीं देना है तो वो नहीं देगा। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई परामर्श देता है
और उसको मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पर, राष्ट्रपति की बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर जनवरी 1993 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, एक परामर्श मांगा था कि क्या विवादास्पद जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, क्या उससे पहले वहाँ पर कोई मंदिर था। तो जब ये अब जो ये सार्वजनिक मामला था, तो इसी पर जो है राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 24 अक्टूबर 1994 को जो है मना कर दिया था ये परामर्श देने से। तो ये हुआ परामर्श विषयक क्षेत्राधिकार। परामर्श के विषय में भी एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर यहाँ पर दूसरा अगला पॉइंट बनता है कि अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय के यहाँ पर दो मतलब हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दे इसको सभी कोर्ट्स में जो है माना जाए और कहीं पर भी साक्ष्यों के रूप में इनको पेश किया जाए तो उन पर कोई सवाल या कोई भी किसी भी तरह का उन पर जो है शक नहीं किया जाएगा और वो जो है किसी भी कोर्ट में मान्य होंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, अवमानना मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है कि आप कोर्ट में पेश होइए और वो बंदा कोर्ट में पेश नहीं होता, तो ये क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। और अवमानना करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का दंड दे सकता है। ये होता है अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार। फिर यहीं पर अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है और मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा करता है। आप अपील करके भी जो है ये संवैधानिक अपीली अधिकार में अपील करके भी जो है संवैधानिक मुद्दों को दायर कर सकते हैं, मुकदमों को दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी है, वो मौलिक अधिकारों का रक्षक है और उनकी रक्षा करता भी है और आज तक इन सब चीज़ों पे जो है खरा भी उतरा है। फिर लास्ट पॉइंट आता है न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। अब न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा, शर्तें, सब चीज़ें उनकी तय कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति को लगे, तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि लोक सेवा आयोग के तहत इनकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अभी मैं जो है इन सभी से संबंधित इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो इनके आगे लिख देता हूँ, आप उसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर अनुच्छेद लिख दिए हैं, जिस भी पॉइंट से संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है 124, वेतन भत्ते एवं दूसरी सुविधाओं से संबंधित अनुच्छेद है 125, और यहाँ पर भी मैंने एकमात्र अधिकार से संबंधित क्षेत्राधिकार संबंधित 131, 132, 133, 35, 36, 37, 143, 129, 32 और 145। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको जो है अपने किसी भी नोट्स में जो है नोट कर सकते हैं। आपको समझने में भी आसानी होगी और आपके किसी भी पेपर में जो है ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।